हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट, न्यू और लास्ट टॉपिक को स्टार्ट, जो कि होगा न्यूक्लियस। मतलब हमने पूरी सेल की कहानी पढ़ ली है, बाहर से अंदर तक हम आ चुके हैं। साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे उनके बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब बारी है पढ़ने की, जो बीच का बिल्कुल मेन पार्ट है सेल का, वो है न्यूक्लियस। तो आज हम पढ़ेंगे एवरीथिंग अबाउट न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। जो फर्स्ट लेक्चर वीडियो थी ना इस वाले चैप्टर की, ये बात तो मैंने आपको उसमें सिखाई थी अबाउट, जब मैंने आपको साइंटिस्ट के बारे में बताया अलग अलग जिन्होंने सेल डिस्कवरी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस करे हैं, हेल्प करा है। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन ईयर 1831। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। The nuclear material stained by the basic dye was given the name chromatin by Fleming. अब ये वाली बात ऐसे याद कर लिया आपने तो चलो ठीक है, वेल एंड गुड कि हाँ क्रोमैटिन, फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस को स्टेन किया था और बेसिक डाई से, और फिर उन्होंने उसको नाम दे दिया था क्रोमैटिन। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि न्यूक्लियस की डाई जो आपने करी थी वो बेसिक डाई से ही क्यों करी, एसिडिक से क्यों नहीं करी? बिकॉज जो न्यूक्लियस का नेचर है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जो नेचर है, इट इज एसिडिक। इट इज एसिडिक। जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर मेनली क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है मेनली जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। उनका जो नेचर है वो कैसा है, वो एसिडिक है। और अगर आप एसिडिक सब्सटेंस को कलर किसी एसिडिक डाई से करोगे तो वो कभी भी कलर नहीं होगा। आपको अगर किसी एसिडिक सब्सटेंस को डाई या कलर करना है तो आपको उसके लिए डाई यूज करनी पड़ेगी, बेसिक डाई। कैसी डाई यूज करनी पड़ेगी आपको? बेसिक डाई। और वही चीज करी फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने जब सेल को स्टेन किया बेसिक डाई से, तो ये जो एसिडिक है न्यूक्लियस जिसके अंदर एसिडिक मटेरियल है वो पूरा स्टेन हो गया, कलर हो गया, और कलर के बाद वो कलर लाइक थ्रेड्स के फॉर्म में दिखने लगा। कलर लाइक थ्रेड्स के फॉर्म में दिखने लगा, और इसीलिए उसे बोला गया क्रोमैटिन। क्या बोला गया उसे? क्रोमैटिन। तो जो क्रोमैटिन वर्ड का मीनिंग होता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का मतलब क्या है? क्रोम मतलब तो कलर ही होता है। क्रोम का क्या मतलब है? कलर, सीधी सी बात। तो क्रोमैटिन वर्ड का क्या मतलब है? कलरफुल थ्रेड्स या कलरफुल सब्सटेंस। थ्रेड्स भी नहीं, उसको तो आप क्रोमैटिन फाइबर्स बोल देते थे, लेकिन अगर आप क्रोमैटिन से समझें तो क्रोमैटिन का सीधा साधा मतलब है कलरफुल सब्सटेंस। तो फ्लेमिंग ने क्या करा? एसिडिक डाई, बेसिक डाई डाली। अब न्यूक्लियस कैसा था, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो एसिडिक था, तो इसलिए उसने वो कलर को एब्जॉर्ब किया और वो विजिबल हो गया, कलरफुल दिखने लगा, तो इसीलिए उन्होंने उसको बोल दिया क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब कलरफुल सब्सटेंस। तो आपको ये चीज समझ में आई कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, और न्यूक्लियस के साथ साथ उसे क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस के साथ साथ उसे नाम दिया गया क्रोमैटिन। अब अगर हम नॉर्मली बात करें तो अ सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस। अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर अभी कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, तो एक सेल के अंदर नॉर्मली एक ही न्यूक्लियस होता है। क्या बोला मैंने? वन सेल एंड वन न्यूक्लियस। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। हर चीज के एक्सेप्शंस होते हैं ना, तो बस इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सम सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, सम मैच्योर सेल्स लैक न्यूक्लियस। तो जनरली नॉर्मल बात ऐसी है कि देखो, एक सेल में एक न्यूक्लियस। अब दोनों कहानी हो सकती है, या तो सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस, और या तो सेल में एक भी न्यूक्लियस नहीं। मैंने दो चीजें बोली, या तो सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस, और या तो सेल में एक भी न्यूक्लियस नहीं। पहली वाली कौन सी बात है? सम सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, ये नंबर 1 पॉइंट, एंड सम मैच्योर सेल्स लैक न्यूक्लियस, नंबर 2 पॉइंट। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसमें बोला गया सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। अब आप सोचो कब हो सकते हैं सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस, आप बताओ। अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सेल साइकिल एंड डिवीजन। हम सीखेंगे कि सेल किस तरीके से डिवाइड करती है, और हम जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी
कि सेल को जब डिवाइड करना होता है तो सेल को डिवाइड करने की तैयारी में न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है। इस तरीके से होता है सेल डिवीजन। ये एक सेल है और इसके अंदर ये रेड कलर का न्यूक्लियस है। अब इस वाइट कलर की सेल को अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले होगा ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो बन जाएंगे और फिर उसके बाद ये सेल दो बनेंगी। कुछ इस तरीके से सेल जो होती है वो डिवाइड होती है। अब कभी होता क्या है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, लेकिन ये सेल के साइटोप्लाज्म को, जिसको इस तरीके से बीच में से डिवाइड होना था, वो साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं होता। ये जो बीच में डिवीजन होना चाहिए था साइटोप्लाज्म का, ये हुआ ही नहीं। तो अब क्या हो गया, अगर आप ये वाली कंडीशन देखो, ये वाली, तो इसमें आपको एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं ना? तो ये जो कंडीशन है जिसमें लिखा गया है कि एक सेल में दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, तो वो जब होता है जब कैरियोकाइनेसिस हो जाए लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो। मतलब कि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। जब ऐसा होगा तब कंडीशन अपीयर होती है मोर देन वन न्यूक्लियस वाली। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? कोई डाउट? ओके, अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। सम मैच्योर सेल्स लैक न्यूक्लियस। कुछ कुछ ऐसी सेल्स होती है जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जिसका बहुत बहुत फेमस एग्जांपल आपकी आरबीसी। ये बात तो सबको पता होगी कि जो आपकी आरबीसी है, आपके ब्लड में जो रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और एक चीज जो पढ़ चुके हो, बताओ जल्दी से, क्या पढ़ा था हमने? एनाटॉमी। चलो हिंट मैं दे देती हूँ। हमने एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ा था और हमने परमानेंट टिश्यू वाले में पोर्शन में पढ़ा था। कोई सी हमने सेल पढ़ी थी जिसमें नहीं होता था न्यूक्लियस। कौन सी सेल थी वो? तो अगर आपको याद आ रहा हो तो इट वाज सीव ट्यूब सेल्स। कौन सी सेल्स? फ्लोएम। जब हम पढ़ रहे थे फ्लोएम, तो उसमें हमने पढ़ा था सीव ट्यूब सेल्स जो होती हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन मैमेलियन आरबीसी एंड सीव ट्यूब सेल्स जो होती है वैस्कुलर प्लांट्स की, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो नॉर्मली न्यूक्लियस इज वन। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब एक से ज्यादा हो जाएगा, तो वो कौन सी कंडीशन है? जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो। और कुछ कंडीशन क्या है जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो उसका एग्जांपल है आरबीसी एंड सीव ट्यूब सेल। द इंटरफेस न्यूक्लियस कंटेन। अब कोई भी सेल साइकिल होता है तो उसमें कई सारे फेजेस होते हैं। तो अब अगर हम एक इंटरफेज में है, मतलब अभी सेल सिर्फ तैयारी कर रही है डिवीजन की, अभी सेल जो है वो डिवाइड नहीं हुई है, अभी डिवीजन नहीं हुआ है, अभी सेल सिर्फ क्या कर रही है? तैयारी। तो तैयारी वाला फेज जो होता है वो कौन सा होता है? इंटरफेज। मतलब अभी आप नीट सिलेक्ट नहीं हुए हो, अभी आप सिर्फ नीट के लिए तैयारी कर रहे हो। तो आप कौन से फेज में हो अभी? आप हो इंटरफेज में। कौन से फेज में? इंटरफेज। तो इंटरफेस कौन सा फेज होता है? जब सिर्फ तैयारी कर रही होती है कि हाँ मुझे आगे जाके डिवाइड करना है। तो मैं बोलूँगी मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि अलग अलग स्टेज में न्यूक्लियस अलग अलग होता है? तो यस, जैसे जैसे सेल डिवीजन की स्टेज में आगे 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 बढ़ती जाती है, न्यूक्लियस चेंज होता जाता है। न्यूक्लियस के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जाता है। अभी हम कौन से वाले न्यूक्लियस का डिस्कशन करने जा रहे हैं? जो न्यूक्लियस किस फेज में है? जो न्यूक्लियस इंटरफेज में है। तो अगर हम इंटरफेज के न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या क्या रहेगा? उसमें सबसे बाहर रहेगा नंबर वन, न्यूक्लियर एनवेलप, कपड़े, आउटर मोस्ट बाउंड्री, कवरिंग। तो आउटर मोस्ट क्या रहेगा? न्यूक्लियर एनवेलप। क्लियर? सेकेंड नंबर पे जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। देन अंदर जो मैट्रिक्स है इट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। देन थर्ड उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आपको कुछ कलरफुल सब्सटेंस दिखेंगे, कलरफुल थ्रेड्स दिखेंगे, विच आर नोन एज क्रोमैटिन। एंड लास्टली न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रल में एक कॉम्पैक्ट मास दिखता है विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस, विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस। तो इंटरफेज में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपको चार चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे बाहर क्या दिखेगा? न्यूक्लियर का एनवेलप। फिर आपको क्या दिखेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको दिखेंगे क्रोमैटिन, द कलरफुल सब्सटेंस और द थ्रेड्स। एंड लास्टली आपको दिखेगा एक सेंट्रल में एक कॉम्पैक्ट मास जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। तो सेंट्रल में जो कॉम्पैक्ट मास है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्लियर? ओके। तो आपको कंपोनेंट्स ऑफ
इंटरमीडिएट न्यूक्लियस क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियस में। अब 4 चीजें आपने देखी, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। अब इन्हीं चारों चीजों को हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, कोई डाउट? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर एनवलप। सबसे पहले तो यही था ना न्यूक्लियर एनवलप। तो न्यूक्लियर एनवलप के बारे में आपको ये ध्यान रखना होता है कि इट इज डबल लेयर्ड थिक, 2 लेयर होती हैं। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। सपोज ये न्यूक्लियस है, ये रेड कलर का सेल नहीं है, न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस की एक रेड कलर की मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, और एक वाइट कलर की कवरिंग होती है। तो इट इज कैसी? डबल लेयर्ड। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसमें कितनी कवरिंग होती है? इट हैज 2 लेयर, ओके, आउटर एंड इनर। अब जब 2 लेयर हैं तो उनके बीच में कुछ स्पेस भी तो प्रेजेंट होगी ना। 2 लेयर हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेस प्रेजेंट होगी। तो द स्पेस बिटवीन आउटर लेयर एंड द इनर लेयर, आउटर बाउंड्री एंड द इनर बाउंड्री, इट इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। The space between outer boundary and the inner boundary, it is known as perinuclear space. Clear? Okay, good. It is barrier between the materials in the nucleus and the cytoplasm. अब देखो, ऐसा नहीं चलेगा कि जिस चीज का मन करा वो यहाँ से न्यूक्लियस से उठ के बाहर सेल साइटोप्लाज्म में आ गया, और जिस किसी का भी मन करा वो यहाँ से बाहर से उठ के अंदर चला गया न्यूक्लियस के अंदर। This movement should be regulated, है ना, और वो कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं जिसका मन कर रहा है अंधी धुंध बिल्कुल चला गया और वो कुछ भी आ गया, ऐसा नहीं होता। तो उस चीज को रेगुलेट करने का काम करता है हमारा पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस एक तरीके से गार्डिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? गार्ड। जैसे सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? सिक्योरिटी गार्ड गेट पे बैठ जाता है, अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो सबकी खबर रखता है ना, बस किसको आने देना है किसको नहीं आने देना वो भी वो चीज कंट्रोल कर रहा है। तो बस वही काम यहाँ पे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कर रही है। और पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होता है? क्लियर हो गया ना, 2 लेयर हैं, दोनों के बीच की जो स्पेस वो कहलाएगी पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो न्यूक्लियर एनवलप के बारे में आप क्या समझे? इट इज डबल मेम्ब्रेन थिक, 2 लेयर से मिलके बना है और बीच में होती है स्पेस। अब हम और आगे कुछ देखें तो आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट। तो आपको जब हमने पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपको एक डायग्राम बताया था, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन रेड वाली, एंड द वाइट वाली इज द आउटर मेम्ब्रेन। अब वाइट वाली जो आउटर मेम्ब्रेन है इससे कंटिन्यूअस में एक ऐसा स्ट्रक्चर, बिल्कुल ट्यूब्यूलर कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कौन सी वाली वॉल के साथ में कंटिन्यूअस होता है? विद इनर और द आउटर वॉल? तो आप आंसर करोगे मैम विद द आउटर वॉल। इनर वॉल के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, तो गुड। तो आउटर वॉल के साथ में कंटिन्यूअस होता है कौन? उससे निकला हुआ कौन रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ऑल्सो द आउटर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट। ओके, क्लियर, गुड। आगे अब हम और कुछ बातें देखते हैं न्यूक्लियर एनवलप के बारे में। तो न्यूक्लियर एनवलप हैज माइन्यूट पोर्स फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स 2 मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है, आपने जो अभी 2 मेम्ब्रेन पढ़ी, ये मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप की होती है, द इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन। अब इनर और आउटर मेम्ब्रेन कहीं पे 2 जगह पे फ्यूज हो गई, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे एक स्पेस क्रिएट हो जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। तो क्या बोला मैंने? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज हो गई, ठीक है, दोनों आके जुड़ गई, तो वहां पे एक स्पेस क्रिएट हो गई। जब वहां पे स्पेस क्रिएट हो गई, एक गड्ढा, एक पोर क्रिएट हो गया, तो इट इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं उसे आप लोग? उसे आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, हैज माइन्यूट पोर्स, न्यूक्लियर पोर। ओके, अब खुद सोचो क्या काम होगा इस पोर का, बताओ आप। बस चीजों को अंदर आने देना, बाहर आने देना, गेट की तरह काम करेंगे ये, डोर की तरह। अब कहीं से ऐसे पूरी मेम्ब्रेन को कोई भी बर्स्ट कर दो थोड़ी ना अंदर आ जाएगा, कि उसे हटाते हुए ऐसे करके मेम्ब्रेन को सीधे अंदर घुस के आ गए ट्रेडर की तरह, मतलब बिल्कुल ही तोड़ फोड़ कर दी। ऐसा थोड़ी होना है, बिल्कुल आपको एकदम सिविलाइज्ड बिहेव करना है वहाँ चीज़ों को। तो जिस भी चीज़ को अंदर या बाहर जाना है जनरली वो होता है mRNA। कौन होता है? mRNA।
तो mRNA जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसको निकलकर बाहर आना होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ आना होता है उसको बाहर निकलकर? साइटोप्लाज्म में। तो mRNA का जो मूवमेंट होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, वो किसके थ्रू होता है? थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स। किसके थ्रू होता है? दीज पोर्स। तो क्या याद रखना है? न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन लेयर थिक होता है, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर जिस पॉइंट पर ये मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है वहां पे क्या फॉर्म हो जाता है? वहां पे बन जाता है न्यूक्लियर पोर। क्या बन जाता है? न्यूक्लियर पोर। और जब वहां पे न्यूक्लियर पोर बन गया तो अब क्या होगा? वो चीजों को हेल्प करेगा टू फॉर मूवमेंट अक्रॉस द न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, fusion of the two membrane, these are the passages for the movement of RNA and protein between nucleus and cytoplasm। तो ये जो पोर क्रिएट हुआ है वो क्या कर रहे हैं? वो डोरवेज की तरह काम कर रहे हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस। क्लियर? ओके, बहुत ईजी था भाई, बहुत ईजी था। हाँ, मजा ही नहीं आया होगा, आप बोलोगे हाँ मैम बहुत ईजी हो गया, आप कुछ डिफिकल्ट पढ़ाओ। तो चलो आओ थोड़ा सा डिफिकल्ट पढ़ते हैं अब। A network of nucleoprotein fiber which are known as chromatin। तो आपने पहली चीज क्या पढ़ ली? न्यूक्लियर एनवेलप। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एवरीथिंग प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर एनवेलप आपने पढ़ लिया। अब जो अंदर जितना भी लिक्विड है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन को आप कैसे डिफाइन करते हो? अ नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। क्रोमैटिन क्या होते हैं? नेटवर्क होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। मतलब कि न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें, न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें। न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है? बॉडी में डीएनए या फिर आरएनए। और दूसरा इसमें होते हैं प्रोटीन्स। तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स, डीएनए या फिर ऐसे स्लैश लगा देती हूँ मैं, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसे आप बोलते हो क्रोमैटिन। एक नेटवर्क है, बहुत सारे धागे हैं जो आपस में उलझे हुए हैं, उसे आप बोलते हो क्रोमैटिन। इट कंटेन्स डीएनए एंड द बेसिक प्रोटीन्स हिस्टोन। तो अब देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन में। दिस इज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्रोमैटिन कि क्रोमैटिन कैसे बना है। नंबर 1, इट कंटेन डीएनए, जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूक्लिक एसिड। नंबर 2 में प्रेजेंट होते हैं कुछ बेसिक प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? बेसिक प्रोटीन विच आर नोन एज हिस्टोन प्रोटीन, विच आर नोन एज हिस्टोन प्रोटीन। नंबर 3 उसमें प्रेजेंट होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एंड लास्टली इट ऑल्सो हैज आरएनए। तो जो यहाँ पे शॉर्ट में हमने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन लिख दिया था, तो आपको वहां पे क्या याद रखना है? न्यूक्लिक एसिड में नंबर 1 डीएनए हो सकता है, नंबर 2 आरएनए हो सकता है, नंबर 3 कुछ यहाँ पे बेसिक प्रोटीन हो सकते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्टोन्स हो सकते हैं। और कुछ नॉन हिस्टोन्स, मतलब कि जो बेसिक नहीं है तो एसिडिक प्रोटीन हो सकते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन। तो 4 चीजों से मिलकर बनते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन फाइबर्स। नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 हिस्टोन प्रोटीन, नंबर 3 नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड नंबर 4 आरएनए। क्लियर? तो आपको क्रोमैटिन का जो भी कंटेंट है वो आपको क्लियर हुआ, किस किस से मिलकर क्रोमैटिन बना है? फाइन। ड्यूरिंग सेल डिविजन क्रोमैटिन्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप अभी तक भी ये सोच रहे थे कि पता नहीं है मैम क्या पढ़ाए जा रही हैं, हमने तो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, हमने यही पढ़ा है। पता नहीं मैम ने कहाँ से बता दिया क्रोमैटिन होता है। तो क्रोमैटिन क्या होता है भाइयों और बहनों? क्या होता है क्रोमैटिन? क्रोमैटिन होते हैं नेटवर्क, सिंपली फिलामेंट्स या धागे। हाँ तो सिंपल बोल रही हूँ, धागे मान लो आप तो कि क्रोमैटिन क्या होता है? धागे। धागे खोल दिए भैया जी, वही वाले धागे। ओके, तो धागे होते हैं। अब ये जो धागे हैं अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो उलझ जाएंगे, उलझ जाएंगे कि नहीं? तो ये जो धागे होते हैं ये बहुत सारे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे करके धागे हैं। ये धागे अरेंज हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ये अच्छा नहीं है, इसको अगर इस तरीके से बनाऊं तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो धागे हैं ये कंडेंस हो जाते हैं इन अ एक्स शेप स्ट्रक्चर। धागे कंडेंस इन अ एक्स शेप स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम।
तो ये जो थ्रेड्स हैं ये ऐसे ही नहीं पड़े रहते, रादर दे कंडेंस, वो सुलझ के एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसे ही बिल्कुल खुले ऐसे एकदम से रैंडमली नहीं पड़े हुए होते हैं। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, तो आपको समझ में आया क्रोमैटिन क्या होते हैं, किस किस चीज के बने होते हैं, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एंड लास्टली आपको ये क्लियर हुआ कि वो किस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, तो क्रोमैटिन कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम। तो अब हमको नेक्स्ट पढ़ने होंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्या पढ़ने होंगे अब हमें नेक्स्ट? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो one or more non-membranous spherical body, it is continuous with the nucleoplasm, it is a site for ribosomal। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोलस के बारे में। आपको टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, उसके पहले आप न्यूक्लियोलस के बारे में भी कुछ बात देख लो, जो थर्ड कंपोनेंट था न्यूक्लियस का। पहला हो गया न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर आपने पढ़ा पहला क्या पढ़ा? क्रोमैटिन, और दूसरा आप पढ़ने जा रहे हो न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? वन और मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडी। अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बीच में एक इस तरीके का कुछ कंडेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग डार्कली स्टेन्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। एंड जो न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ में कंटिन्यूएशन में होता है, बिकॉज इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, उसमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म से सेपरेट कैसे रहेगा? अलग ही रहेगा। एंड लास्टली क्या होता है न्यूक्लियोलस में? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो कहाँ फॉर्म हो रहे हैं? राइबोसोमल आरएनए जो है वो फॉर्म हो रहे हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। किसके अंदर? न्यूक्लियोलस के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो वहां पे वो फॉर्म होते हैं और निकल के फिर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो याद रखना है आपको, न्यूक्लियोलस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। क्लियर? ओके, अब हम देख लेते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम होता है क्या है, आपको समझ में आ गया था ना? क्रोमोसोम होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हुआ और क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। A human cell is about 2 meter long DNA distributed among its 46-23 pairs chromosome। अब हमारी हर एक सेल में 2 मीटर लंबा क्रोमोसोम है। कितना लंबा? 2 मीटर। अब 2 मीटर इतना लंबा सा सारा धागा है, तो अब ऐसे खुला रहता तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती ना कोडिंग में। तो इसीलिए जो इतना सारा जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो ये एक्स शेप के स्ट्रक्चर में ये बना हुआ है। इस एक्स शेप के स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और अगर हम एक ह्यूमन, हम खुद की बात करेंगे, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो हमारी सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। लेकिन ये जो 46 क्रोमोसोम है ये कैसे प्रेजेंट है? इन पेयर, 23 पेयर्स के फॉर्म में है। मतलब कि हर कोई 2 क्रोमोसोम एक जैसे हैं। टोटल कितने क्रोमोसोम है? 46, लेकिन हर कोई 2 एक जैसे हैं। सपोज अगर कोई एक क्रोमोसोम इस टाइप का दिखता है तो एक और कोई सा होगा जो ऐसा ही दिखेगा। दूसरा है जो ऐसा दिखता है तो एक और कोई सा होगा जो ऐसा दिखेगा। तीसरा है जो कोई अगर ऐसा दिखता है तो एक और कोई तीसरा होगा जो ऐसा होगा। इस टाइप से टोटल इधर भी 23 है और यहाँ पे भी टोटल 23 हैं। और हमारे पास टोटल क्रोमोसोम हो गए 46। लेकिन अगर हम पेयर्स की बात करें तो पेयर आर 46 पेयर। तो वी हैव 46 क्रोमोसोम एंड 23 पेयर्स। 23 पेयर्स एंड 46 chromosome. Okay? Every chromosome has a primary constriction centromere on the sides of which disc-shaped structure called kinetochore are present. अब यहाँ पे 2 terms आए हैं, kinetochores and centromere. क्या words आए हैं यहाँ पे? kinetochore and centromere. तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है kinetochore और क्या होता है centromere. अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम बना हुआ है। क्रोमोसोम बना है तो आप यहाँ पे ये अगर देख पा रहे हो, एक आर्म ये है, एक क्रोमैटिन एंड दिस इज अनदर क्रोमैटिन। तो जो एक सिंगल जो ये खुद स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रोमैटिड। तो आप देख रहे हो 2 क्रोमैटिड और बीच में ये जॉइन है। तो द पार्ट या द पोर्शन वेयर दे आर जॉइंड, ये जो सेंट्रल पोर्शन है जहां पे ये दोनों आके जुड़ रहे हैं, जुड़ते हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज सेंट्रोमियर।
दिस पोर्शन इज नोन एज सेंट्रोमियर. हम इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर. एंड ऑन सेंट्रोमियर, अगर मैं अपना ही आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं तो दिस इज सेंट्रोमियर, this is chromosome, and on centromere there is a mark or there is a constriction present. mark और constriction present होता है centromere के ऊपर, जिसे बोला जाता है काइनेटोकोर. क्या बोला जाता है जिसे? काइनेटोकोर. समझ में आ रही है बात? पक्का पक्का. देखो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी अगला चैप्टर समझ में आएगा बायोमोलिक्यूल्स, और तभी उसके बाद वाला समझ में आएगा जिसका नाम है सेल साइकिल एंड डिवीजन. अगर न्यूक्लियस नहीं पढ़ा ना तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बिल्कुल ही आफत बन जाएगा आपके लिए. तो इसलिए न्यूक्लियस के और ये क्रोमोसोम के कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके चलो, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम देख रहे हैं क्रोमोसोम. क्रोमोसोम जो होता है उसमें क्या होता है? आर्म्स होते हैं, सब कुछ होता है. बीच में ये जो स्ट्रक्चर है जो आर्म्स को जोड़ के रख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर. और सेंट्रोमियर पे एक छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर. तो आपको सेंट्रोमियर क्लियर हुआ और आपको साथ साथ में काइनेटोकोर भी क्लियर हो गया. ओके चलो गुड. अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स. सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, इसके बेसिस पे क्रोमोसोम जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं. सेंट्रोमियर की पोजीशन कैसी है, इसके बेसिस पे 4 टाइप के क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. आप वहां से देखना स्टार्ट करिए. नंबर वन क्रोमोसोम अगर आप देख रहे हो तो उसमें आपको क्या दिख रहा है? जो सेंट्रोमियर है वो एकदम सेंटर में है, एंड बोथ ऑफ द आर्म्स, ऊपर और नीचे दोनों आर्म्स की जो लेंथ है वो बराबर है. तो बोथ द आर्म्स आर इक्वल, बोथ द आर्म्स आर इक्वल. और आर्म्स को बोलते क्या है हम लोग? जो शॉर्ट आर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं P, और जो लॉन्ग आर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं Q. तो अगर आप फर्स्ट वाले क्रोमोसोम में देख रहे हो तो P इज इक्वल्स टू Q, बिकॉज जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो बिल्कुल सेंट्रल है, बीच में है. सेकेंड वाला आप देख पा रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है? सेकेंड वाले में ये हो रहा है कि एक आर्म आपको शॉर्ट दिख रहा है, शॉर्ट आर्म, और एक आपको लॉन्ग आर्म दिख रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो Q है इट इज ग्रेटर देन P. यहाँ पे जो एक बड़ा आर्म है वो Q है और यहाँ पे जो शॉर्ट आर्म है वो P है. एक्चुअली P और Q का जो कंसेप्ट है वो लॉन्ग और शॉर्ट के केस में ही आता है. वो कब आता है? लॉन्ग और शॉर्ट, जब एक आर्म लंबा हो जाए और एक छोटा हो जाए. तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सेंट्रोमियर की पोजीशन शिफ्ट हो गई, तो इसलिए एक आर्म लंबा हो गया और एक छोटा हो गया. अब आप थर्ड में आओ तो आपको थर्ड वाले केस में आपको ये दिखेगा कि सेंट्रोमियर की पोजीशन इतनी ज़्यादा शिफ्ट हो गई कि एक जो आर्म है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रह गया और दूसरा वाला जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया. लास्ट अगर आप केस में देखो तो उसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन कुछ इस तरीके की है कि सिर्फ एक ही आर्म विजिबल है, दूसरा आर्म विजिबल ही नहीं है. तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 4 टाइप के हो जाते हैं. नंबर 1 मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मिडिल सेंट्रोमियर forming 2 equal arm of the chromosome. तो this condition where centromere is in बिल्कुल बीच में, बिल्कुल central, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. मिडिल सेंट्रोमियर, बिल्कुल मिडिल में है सेंट्रोमियर, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स. तो यहाँ पे जो आर्म्स की लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल रहेगी. दिस इज नोन एज, इस टाइप के क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम? मेटासेंट्रिक. अगला देखो सब मेटासेंट्रिक. सेकंड कौन सा है? सब मेटासेंट्रिक. सेंट्रोमियर इज नियरर टू वन एंड. अब जो सेंट्रोमियर है वो एक कोने की तरफ खसकने लगा, जिसके कारण क्या हुआ? देयर इज वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म. तो सेंट्रोमियर जो है वो एक कॉर्नर की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसके कारण आपने देखा क्या हो रहा है? आपने देखा कि जो एक आर्म है उसकी लेंथ बड़ी हो गई और जो दूसरा आर्म है उसकी लेंथ छोटी हो गई. दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. दिस इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक. तो मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक. दिस इज एग्जांपल ऑफ सब मेटासेंट्रिक. दिस इज मेटासेंट्रिक एंड दिस इज सब मेटासेंट्रिक. ओके, now let's move to third type of chromosome. तो third type of chromosome is known as acrocentric. Acrocentric में क्या होगा? The centromere is very very close to its end, forming one very short and one very long. अब देखो सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा मूव हुआ था, तो एक शॉर्ट आर्म बनना और एक लॉन्ग आर्म. लेकिन एक्रोसेंट्रिक में क्या हुआ कि सेंट्रोमियर इतना ज्यादा मूव कर गया कि एक आर्म बहुत छोटा हो गया
और एक बहुत लंबा हो गया। यहाँ पे थोड़ा छोटा और थोड़ा लंबा हुआ, तो थोड़ा सा डिफरेंस आया था, लेकिन यहाँ पे एक आर्म बहुत छोटा और एक आर्म बहुत ही बड़ा हो गया। This is an example of this type of chromosome is known as acrocentric chromosome. And lastly we have telocentric chromosome. तो telocentric chromosome में जो centromere है वो बिल्कुल टर्मिनल, वो बिल्कुल कोने में पहुंच गया है, टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच गया है, और अब एक आर्म जो है वो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गया है और एक ही विजिबल है। एक ही आर्म हो गया है बहुत बड़ा सा, दूसरा आर्म ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गया है। Some chromosome have non-staining secondary constriction at a constant location. It is called satellite. तो ये आप सबको सब समझ में आएगा जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे। जेनेटिक्स में जब आप पढ़ते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन क्लास 12, तो द कंसेप्ट ऑफ सैटेलाइट विल बी मोर क्लियरर टू यू। ओके, तो नॉन स्टेनिंग रीजन होते हैं, जो रीजन नहीं स्टेन होते हैं, रिपीटिशन होते हैं जीन के, उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। अभी आपको नहीं भी क्लियर हो रहा तो आपको नहीं, बट आपको ये याद हो जाना चाहिए क्या, कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले मेटासेंट्रिक, देन सब मेटासेंट्रिक, देन एक्रोसेंट्रिक एंड लास्टली टीलोसेंट्रिक, एंड दिस टाइप ऑफ classification is on the basis of position of centromere. Lastly, let's discuss another cell organelle which are known as microbodies. तो आपने न्यूक्लियस यहाँ तक पढ़ के खत्म किया, अब बारी है लास्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ने की जिसका नाम है माइक्रोबॉडीज। तो माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स दैट कंटेन वेरियस एंजाइम। तो हर सेल के अंदर बहुत ही, आप तो ऐसे मान लो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं सेल के अंदर, जिनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और पैकेट्स हैं मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड है, और उनके अंदर अगर एंजाइम्स प्रेजेंट है तो वो क्या कर रहे होंगे, वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करवाने में हेल्प करते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस करवाने में हेल्प करते हैं। और इसीलिए क्या करना है, दोनों सेल्स में, दोनों प्लांट सेल एनिमल सेल में प्रेजेंट होगी, और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में माइक्रोबॉडीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, एग्जाम्पल्स होते हैं पेरोक्सीसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, ये आप सब पढ़ोगे जब आप आगे के चैप्टर्स फर्दर पढ़ोगे। माइक्रोबॉडीज के बारे में अभी इस लेवल पे आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, और वेरियस सेल की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने में ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं। साथ ही साथ में प्लांट और एनिमल दोनों टाइप की सेल्स में माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लो, मना थोड़ी करेंगे, बताएंगे ही आपको। ओके, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड फॉर दिस चैप्टर। आज हमने चैप्टर पूरा पढ़ के फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब अगर पूरे चैप्टर में या स्पेसिफिक वीडियो में कुछ भी अगर डाउट होता है तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से करिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।